Welcome to Coco Cartoons. एक छोटे से गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थीं दो बहनें, कमला और राधा। माँ बाप कुछ साल पहले एक हादसे में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें कुछ सब्जियां उगाकर वे बाजार में बेचतीं, जिससे उनका घर चलता था। एक दिन अपने ही धुन में झूमती हुई राधा बाजार से अपने घर लौट रही थी। उसके हाथ में एक थैला था और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। अब आ रही है तू। राधा, देख, सूरज ढलने को आया है और तू एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। तुझे बाजार से राशन लेने भेजा था, उसी में इतना समय लगा दिया। दीदी, वो मुंशी काका मिल गए थे रास्ते में, इसीलिए थोड़ी देर हो गई आने में। अच्छा, चल अब वो थैला दे जल्दी, खाना बनाते हैं, बहुत भूख लगी है। राधा राशन का थैला कमला को दे देती है और जब कमला उस थैले को देखती है तो हैरान होकर बोलती है, अरे राधा, इसमें तो बहुत ही कम राशन है। तुम जितने पैसे ले गई थी उससे तो इतना राशन आता कि हमें 15 दिन तक चलता, लेकिन इसमें तो बहुत ही कम राशन है। दीदी, मैं तो पूरा राशन ला रही थी, पर वो मुंशी काका मिल गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आपको तो पता है, इस दुनिया में उनका कोई नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ राशन उन्हें दे दिया। बेचारे काका, आज वो भी भरपेट खाना खाएंगे। तेरा क्या करूं मैं राधा? तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे अपने घर में चूल्हा जले या ना जले। तुझे तो अपने घर की कुछ चिंता है ही नहीं। राधा चुप हो गई। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो झोपड़ी के कोने में रखी चारपाई पर जाकर चुपचाप बैठ गई। राधा का चेहरा उदास देख कमला भी बेचैन हो गई और वह भी उसके पास जाकर बैठ गई। मैं तुझसे सख्त हूँ राधा, क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया। पहले माँ बाप को, फिर चाचा जी ने मेरी शादी कर दी, लेकिन मेरी किस्मत में ससुराल का सुख भी नहीं था। और अब मैं फिर से तेरे पास चली आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। राधा की बात सुनकर कमला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की गली से दो लोग उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। धर्मपाल और बिमला, जो इन बहनों के सगे चाचा चाची थे। अरे कमला, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? भैया भाभी के जाने के बाद बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रही हो ना? हम ठीक हैं चाचा जी। अब जो है हमारे पास, हम उसी में खुश हैं। अरे कमला, तुम्हारे पास है ही क्या? भूल गई क्या? जब हमने तुम्हारी शादी की थी तब कितना खर्चा आया था? हमने कितने सारे पैसे खर्च किए थे? अब तुम हमें कब पैसे लौटा रही हो, ये तो बताओ। आप भूल गई क्या चाची जी? दीदी की शादी के लिए हमने आपको पहले ही पैसे दे दिए थे, जो हम दोनों बहनों ने बड़ी मेहनत से जमा किए थे। फिर आपके कौन से पैसे? अरे हाँ, तुम लोगों ने पैसे तो दिए थे, पर शादी का सारा बंदोबस्त तुम्हारे दिए पैसे से नहीं हो पाया था। इसीलिए मैंने खुद अपने जमा किए हुए पैसे लगाए थे। तुम चाहो तो मैं सबका हिसाब दे सकता हूँ। मेरे पास इस पर्चे पर सबका हिसाब है, तब तो मानोगी तुम। और हाँ, अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे रही हो तो मुझे अपना खेत दे दो, सारा कर्जा चुक जाएगा। नहीं चाचा जी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। आपने मेरी शादी में कोई पैसे नहीं लगाए, आपने बस खर्चे का झूठा पर्चा बना लिया। आपकी नीयत तो हमारी उस जमीन पर है, पर मैं अपना खेत आपको नहीं दूंगी। आप बस कुछ दिन रुक जाओ, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। राधा और कमला को यह सब सुनाकर दोनों वहां से निकल गए।
ये सुनकर कमला का चेहरा उतर गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना। अभी तो हमारा गुजारा उसी जमीन से चलता है, फिर हमारा क्या होगा? अरे राधा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन को छू भी नहीं सकता और तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। पर दीदी, आपने उनको बोल तो दिया कि पैसे जल्दी ही लौटा देंगे, पर हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मेरे और माँ के कुछ गहने रखे हैं, हम उनको बेच देंगे और चाचा के सारे पैसे लौटा देंगे, पर अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। उससे हमारे माँ बाप की यादें जुड़ी हैं, जो उनके जाने के बाद हमें अब तक पाल रही हैं। दीदी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चाचा जी हमारे साथ ऐसा करेंगे। बस उस जमीन के लिए वो हमें धोखा दे देंगे। हाँ राधा, लालची इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, और एक तू है जो सबकी मदद करती रहती है, और अब हम पर मुसीबत आई तो कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला। दीदी, माँ कहती थी, जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है। हाँ हाँ, ठीक है, तू माँ की सारी बातें आज तक नहीं भूली है। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाती हैं, जिसमें उन्होंने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं। दीदी, देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई हैं। अब हम इन्हें किसी व्यापारी को बेचकर थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रही है, इन्हें बेचकर ही तो हमारा घर चल रहा है। अब बस चाचा के पैसे लौटा दें, फिर कोई चिंता नहीं। हम कल ही अपने गहने लेकर सेठ धनीराम को बेच देंगे। माँ की आखिरी निशानी भी अब हम अपने हाथ से घंवा देंगे। पता नहीं हमारे भाग्य में कितनी मुसीबतें लिखी हैं। दीदी, आप ऐसे उदास मत रहो। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। यह सब बातें करके दोनों कुछ समय अपने खेत में बिताती हैं। फिर घर लौट आती हैं। शाम का समय होने पर राधा कमला से कहती है, दीदी, मैं मंदिर जा रही हूँ। भगवान की आरती का समय हो गया है। हाँ जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मैं तब तक खाना बना लूंगी, फिर साथ में खाएंगे। इतना कहकर राधा मंदिर की ओर निकल जाती है और कमला रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। राधा कुछ समय मंदिर में बिताकर अपने घर वापस चली जाती है और जब रास्ते में जा रही होती है तब उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटी, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी कुछ मदद करो बेटी। अरे काका, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा। और आपको क्या मदद चाहिए? बेटी, मेरा नाम रामलाल है। मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूँ। एक व्यापारी हूँ। मैं जंगल के रास्ते से व्यापार करने दूसरे गांव जा रहा था। तभी जंगल में कुछ लुटेरों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा सारा धन मुझसे छीन लिया। मुझे भी बंदी बना लिया था। बड़ी मुश्किल से वहां से भाग पाया हूं। भटकते भटकते तुम्हारे गांव में आ गया। बेटी, मैं 2 दिन से बस जंगल में ही भटक रहा था। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे काका, मेरे पास तो अभी खाने को कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी मंदिर से आ रही हूँ। लगता है उन लुटेरों से जान बची तो अब भूख से जान निकल जाएगी। इससे अच्छा तो वो डाकू ही मुझे मार डालते। अरे काका, आप ऐसा मत बोलिए। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। अभी खाना बन गया होगा तो आप भी आराम से वहीं पर खाना खा लेना। ठीक है बेटी, चलो। रामलाल को अपने साथ लेकर राधा अपने घर की ओर निकल जाती है। कमला राधा के साथ रामलाल को देखती है और कहती है, आ गई तुम। राधा, बहुत देर लगा दी। और तुम्हारे साथ ये कौन है? इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। तब राधा कमला को सारी बात बताती है। कमला सब सुनकर थोड़ी चिंतित होती है, पर अपनी बहन का मन रखने के लिए राधा की बात मान लेती है।
अच्छा, ठीक है राधा। काका को तुम घर ले आई हो तो ठीक है। अब वो भी खाना यही खा लेंगे। तुम अब खाने की तैयारी करो। अच्छा काका, आप थोड़ी देर यहीं बैठिए, तब तक हम खाना लेकर आते हैं। दोनों बहनें घर के अंदर चली जाती हैं। तब कमला कहती है, राधा, मैं जानती हूँ तुम हर किसी की मदद करती हो, पर तुम थोड़ा समझदार बनो। किसी अनजान को घर नहीं लाया जाता। हम उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। कौन है, कहाँ से आए हैं। वैसे भी हम खुद अभी मुसीबत में हैं। दीदी, बस एक रात की ही तो बात है। कल सुबह तो वो चले ही जाएंगे। बेचारे काका का भूख से बुरा हाल है, तो वो भी थोड़ा सा खाना खा लेंगे। अच्छा, ठीक है, अब चलो खाना खाते हैं। राधा रामलाल को खाने की थाली दे देती है। रामलाल भरपेट खाना खाता है और फिर कहता है, बेटी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। बहुत दिन बाद ऐसा खाना नसीब हुआ है, मन खुश हो गया। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अरे काका, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे? आप एक काम कीजिए, आज रात यहीं इस चारपाई पर सो जाइए। अभी रात भी बहुत हो गई है, कल सुबह निकल जाना। ठीक है काका, अब हम भी सोने जा रहे हैं, आप भी सो जाइए। राधा और कमला भी दरवाजा बंद कर सोने चली जाती हैं। आधी रात हो चुकी थी। रामलाल गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि एक चोर कमला के दरवाजे से चोरी करके भाग रहा है। चोर, चोर, अरे रुक। चोर, ये दोनों बहनें सो रही हैं और चोर इनके घर से चोरी करके भाग रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर रामलाल बिना समय गंवाए उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। भागते भागते चोर जंगल में चला जाता है और रामलाल अभी भी उसका पीछा करता है। जब राधा और कमला की आंख खुलती है तो घर में सामान बिखरा हुआ देखकर दोनों चौंक जाती हैं और देखती हैं कि उनके गहने अब उस पेटी में नहीं हैं। देखो दीदी, हमारे सारे गहने कोई चुरा ले गया। हाँ राधा, वो काका जिसे हमने रात को खाना खिलाया था वो भी गायब है। वही चोरी करके भाग गया, हमारे सारे गहने ले गया। हमने उसकी मदद की और उसने हमारे ही घर में चोरी कर ली। देखा राधा, मैं कहती थी ना, ऐसे हर किसी की मदद मत किया करो। देखा, अब क्या अनर्थ हो गया। तुमने जिसकी मदद की उसी ने चोरी कर ली। पता नहीं भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। दीदी, आप भगवान को दोष मत दो। जो होता है वो नियति का खेल होता है। शायद उन गहनों की हमसे ज्यादा जरूरत उस काका को हो। राधा, बात सिर्फ गहनों की नहीं है। अब उन गहनों के जाने से हमारी जमीन भी हमसे चली जाएगी। हम चाचा जी को उनके पैसे नहीं दे पाएंगे, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब बात करके दोनों बहुत उदास हो जाती हैं और उधर धर्मपाल और बिमला। तुम्हें याद भी है, कमला ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। कितने दिन बीत गए। लगता है वो हमें बेवकूफ़ बना रही है। बहुत चालाक है वो, और आप भी उसकी बातों में आ गए। अब बहुत हुआ, अब चलिए और अभी पैसे ले लेते हैं, नहीं तो उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। चलो अभी उनको सबक सिखाता हूँ। राधा और कमला बाहर बैठी यही सोच रही थीं कि तभी धर्मपाल अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर पहुंच जाता है। अरे ओ कमला, चलो, अब बहुत दिन हो गए, अब जल्दी से पैसे दे दो। धर्मपाल की यह बात सुन दोनों बहनें नम आंखों से बस एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। चाचा जी, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम आपको पैसे देने वाले ही थे, पर रात को एक चोर हमारे सारे पैसे चुरा कर ले गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अच्छा बहाना बना लेती हो तुम। देखा, मैं कहती थी ना, इनकी नीयत ही नहीं है पैसे देने की। और देगी भी कहाँ से, जब है ही नहीं तो कहाँ से देगी। ये तो बस हमें बेवकूफ़ बना रही थी। पर कोई बात नहीं, पैसे नहीं देने हैं तो मत दो। पर अब तुम उस ज़मीन को भूल जाओ। अब से वो ज़मीन हमारी हुई।
आप लोगों को मेरी जमीन ही चाहिए थी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। वो हमारे माँ बाप की निशानी है, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब तुम अपनी जमीन ले लेना, और अब से उस जमीन पर मेरा कब्जा होगा, उस पर मैं ही खेती करूंगा। तुम भूल जाओ अब उस जमीन को। इतना कहकर धर्मपाल और बिमला वहां से चले जाते हैं। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा के पास तो सब कुछ है, वो लोग हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी उन लोगों ने हमारी जमीन ले ली। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता राधा। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में या तो दूसरे का नुकसान करता है या फिर अपनों का ही नुकसान करता है। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा सकते, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बारिश होती है, जिससे सारे खेत पानी में डूब जाते हैं और धर्मपाल की सारी फसल खराब हो जाती है। और फिर एक दिन अचानक धर्मपाल के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों पति पत्नी को यह खबर मिलती है तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले ही आग बुझा दी थी। धर्मपाल और बिमला को देखकर गांव वाले कानाफूसी करने लगे। अरे, ये आग ऐसे ही नहीं लगी, ये तो धर्मपाल और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप की उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था, अब देखो क्या हुआ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी वही सोच रहा था। भगवान बुरे कर्मों की सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुनकर दोनों गंभीर चिंता में पड़ जाते हैं। ये सुनने के बाद दोनों हताशा और गुस्से में वहां से घर निकल जाते हैं। भाग्यवान, जो हुआ है वह सब अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम खुद ही सोचो, हमने मेरी दोनों भतीजियों को कितना दुख दिया है, उसी का पाप लगा है हमें। हमने पाप किया है, हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं अब हम ये घर कैसे चलाएंगे। हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। राधा और कमला के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब बात करके दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। और तभी इस उदासी भरे माहौल में बिमला बोल पड़ती है। ये जी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम राधा और कमला के पास जाकर उनसे मदद मांग लें और साथ में उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग लें। अरे, क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कितना परेशान किया है उनको हमने। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रही हैं। हमारी क्या मदद करेंगी? आप थोड़े शांत हो जाइए। हम उनसे दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। अगर उन्होंने हमें माफ कर दिया तो फिर शायद भगवान भी हमें माफ कर दें। तुम बात तो ठीक ही कर रही हो। हमें तो कोई मदद करेगा नहीं। अगर वे मदद नहीं भी करें तो कम से कम माफी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। ये बोलकर दोनों राधा और कमला के घर की ओर निकल जाते हैं। उधर दोनों बहनें घर के अंदर उस टूटी हुई चारपाई पर बैठी हुई थीं। तभी कोई बाहर से आवाज लगाता है। बेटी, ओ राधा, जरा बाहर आओ। ये आवाज सुनकर राधा तुरंत ही घर के बाहर आ जाती है। घर के बाहर रामलाल अपने हाथ में बड़ा सा बक्सा लिए हुए खड़ा था। राधा उसको देखकर चौंक जाती है और बोलती है, अरे काका, आप? अब आप यहाँ क्यों आए हो? अब क्या लेने आए हो? अरे बेटी, पहले घर के अंदर चल, फिर बताता हूं आखिर उस रात हुआ क्या था। रामलाल घर के अंदर चला जाता है और उन दोनों को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर राधा और कमला दोनों चौंक जाती हैं। काका, अगर चोरी आपने नहीं की है तो फिर आप यहाँ फिर से क्यों आए हो? अब आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बेटी, उस रात मैं उस चोर का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। यह बात उस चोर को मालूम नहीं थी। मैं चुपके से उस चोर का पीछा करता रहा और उस चोर ने तुम्हारे सारे गहने एक बड़े से पेड़ के नीचे जमीन में दबा दिए। तब मैं वहीं छिपा रहा
और कुछ देर बाद वह चोर वहां से चला गया। तब मैंने जाकर उस जमीन को खोदा और वहां से मुझे यह बक्सा मिला जिसमें तुम्हारे गहने हैं और इसमें और भी बहुत सा धन है। इसमें इतना सारा धन है कि तुम दोनों को कभी कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन खुशी से कट जाएगा। काका, हमें माफ कर दो। हम तो आपको ही चोर समझ रहे थे और आप तो हमारी ही मदद कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गहने हमें वापस लाकर दे दिए। राधा, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसलिए भगवान तुम्हें कभी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। ये तुम्हारी अच्छाई और मदद करने का फल है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। काका, आप इस बक्से का सारा धन हमें देकर जा रहे हो, इस पर आपका हक है। आप इसे अपने साथ ले जाइए। नहीं कमला, यह सब तुम लोगों के अच्छे कर्मों के कारण ही मुझे मिला है, इसलिए यह तुम्हारा ही है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर रामलाल चला जाता है। रामलाल के जाने के कुछ देर बाद ही धर्मपाल और बिमला भी कमला के घर पहुंच जाते हैं। तब कमला उनसे बोलती है, अरे चाचा जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, नहीं तो मैं ही आने वाली थी आपके घर। पर आपको अब क्या चाहिए? अब क्या लेने आए हो आप? बेटी, हमारे चावल के मिल पर आग लग गई है। हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमने बहुत गलत किया। यह हमारे कर्मों का ही फल है। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है। लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है कि आग हमने लगाई है? नहीं कमला, तू हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफ़ी मांगने आए हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दो। और तुम ज़मीन भी ले लो, हमें कोई भी पैसे नहीं चाहिए। हमें माफ़ कर दो। हमें इसकी सज़ा मिल गई बेटी। हमारे पास तो खाने को तक कुछ भी नहीं है। ये हालत हो गई है अब हमारी। बेटी, तुम तो सबकी मदद करती हो। अगर हो सके तो हमारी भी कुछ मदद कर दो। हाँ चाचा जी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आखिर बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। धर्मपाल और बिमला हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगते हैं। दोनों वादा करते हैं कि आगे से कभी भी उनका बुरा नहीं सोचेंगे।